Good evening, everyone. A very good evening to all of you, bachcho, and welcome to Exam Dos. Welcome back to the course on Engineering Mathematics. We are live. We are back again with lecture number 66. That is Random Variable Part 2. चलो फटाफट सभी लोग आ जाओ भाई. Come on, everybody. रैंडम वेरिएबल पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. फटाफट सभी लोग ज्वाइन करेंगे. चलो 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 भाई. पहले मुझे बताइए भाई, जितना हम लोगों ने कल तक कवर किया था वो क्लियर है आप लोगों को? रैंडम वेरिएबल पार्ट 1 तक जल्दी बताओ. जितना हमने कल कवर किया था रैंडम वेरिएबल पार्ट 1 में वो सभी लोगों को क्लियर है? एक बार ही कंफर्म कर देंगे भाई. तुम्हें डेट्स रेट से क्या करना, तुम्हें टाइम पे लाइव आ जाना है. आदित्य भाई, रोज ही तो तुम लाइव लेक्चर कर ले रहे हो. तुम लोगों को बाकी नोटिफिकेशन भी मेरे हिसाब से आता ही होगा कि कौन सी लाइव क्लास होने वाली है. और बाकी तो नहीं तो सीक्वेंस में लाइव क्लास खोल ही सकते हो. जो भी सीक्वेंस है लेक्चर्स का, सीक्वेंस तो सेम ही चल रहा है. ट्वेल्थ क्वेश्चन जो आपने कल कराया था यार, अब मैथ्स का कोर्स खत्म होने वाला है. असाइनमेंट की आंसर की और ये और वो, अब तुम्हारे डाउट अलग अलग आ रहे हैं. अगले हफ्ते कोर्स ही खत्म हो जा रहा है. कल लेक्चर क्वेश्चन 12 कौन से लेक्चर का भाई? रैंडम वेरिएबल पार्ट 1 का क्या असाइनमेंट डिस्कशन का? कौन सा क्वेश्चन 12 कह रहे हो बताओ. मुझे लगता है रैंडम वेरिएबल का कह रहे होगे. जस्ट अ मिनट, लेट मी ओपन. इसमें क्या हुआ भाई? एग्जाम्पल 12 में पीडीएफ दे रखा है. पीडीएफ का टोटल एरिया 1 होता है, तो मैंने इंटीग्रेशन 1 किया है. इतना ही तो किया है. इंटीग्रेशन ही तो 1 किया है मेरे भाई. और यहां पे मॉड एक्स है तो इवन फंक्शन है. इवन फंक्शन है तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी की जगह 2 टाइम्स 0 से इंफिनिटी कर लिया है. यही तो काम किया है बस हमने. ये देखो, 2 टाइम्स करके 0 से इंफिनिटी इंटीग्रेशन कर दिया. 0 से इंफिनिटी में मॉड एक्स में x पॉजिटिव होता है तो x बाहर आ जाएगा मॉड एक्स के. बस. इसमें क्या डाउट है? पीडीएफ दे रखा है, एरिया 1 कर दिया. पीडीएफ का टोटल एरिया हमेशा 1 होता है. पीएमएफ का भी टोटल सम हमेशा 1 होता है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1. चलिए तो आगे बढ़ा जाए भाई. लेट्स मूव अहेड. तो आज मैं आपको इस लेक्चर के अंदर बेटा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स पे वर्क कराने वाला हूं. और हो सकता है देखो, रैंडम वेरिएबल में एक लेक्चर फालतू लें. हम लोग 4 लेक्चर प्लान किए थे, बट जो आज बेसिक रैंडम वेरिएबल है ना, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा. कल थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट कराऊंगा. तो आज एक लेक्चर में डिस्क्रीट और एक में आपको कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में कराने वाला हूं. तो इस लेक्चर में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहला रैंडम वेरिएबल है मेरा बर्नौली रैंडम वेरिएबल. अब यहां पे बेटा एक ऐसा ट्रायल, एक ऐसे एक्सपेरिमेंट की बात की जाती है जिसमें 2 ही आउटकम हो सकते हैं. अब जैसे आप कहोगे सर क्या कॉइन का टॉस? सही बात है, बट डाई के रोल में तो सर 6 आउटकम होते हैं, तो उसमें तो बर्नौली आ नहीं सकता. आ सकता है. आपके ऊपर है बेटा. आउटकम को आपको 2 कैटेगरी में बांटना है, सक्सेस और फेलियर. जैसे मैंने बोला, डाई पे 3 का मल्टीपल आना ये मेरे लिए सक्सेस है. 3 के मल्टीपल क्या होते हैं? 3 और 6. इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 2/6. क्योंकि 2 फेवरेबल आउटकम है, 6 टोटल आउटकम है, प्रोबेबिलिटी 2/6.
तो फेलियर क्या होगा, 3 का मल्टीपल ना आना, है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 4/6। वहां 4 केस हैं, 1 2 4 5, तो 4/6। तो अगर आप किसी ट्रायल को, किसी एक्सपेरिमेंट को ऐसे कंडक्ट करते हैं कि वहां 2 आउटकम पॉसिबल हैं, वन इज कॉल्ड एज अ सक्सेस विच इज द डिजायर्ड आउटकम, अदर इज कॉल्ड एज अ फेलियर विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द डिजायर्ड आउटकम, तब वहां पे हम डिफाइन करते हैं बर्नौली रैंडम वेरिएबल। तो यहां पे हम कहते हैं कि सक्सेस के लिए रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दिया 1 और फेलियर के लिए डिफाइन कर दिया 0। सक्सेस के लिए डिफाइन कर दिया 1, सक्सेस के लिए हमने डिफाइन कर दिया 1 और फेलियर के लिए डिफाइन कर दिया 0, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1 - p। तो यहां पे मैंने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज p, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 1 - p। ठीक है, सक्सेस का मतलब क्या है, डिजायर्ड आउटकम, और फेलियर का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बर्नौली रैंडम वेरिएबल। तो यहां पे 2 ही आउटकम हो सकते हैं, सक्सेस और फेलियर। एक की प्रोबेबिलिटी p, तो एक की 1 - p, क्योंकि टोटल पीएमएफ का वैल्यू 1 आना चाहिए। ये बात चमकी। अब इसी से विकसित होता है, इसी से डिराइव होता है आपका बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। अब यहां पे हम कहते हैं, मान लीजिए बर्नौली का एक्सपेरिमेंट आपने n टाइम्स किया, जैसे डाई को आपने एक बार की जगह n टाइम रोल किया, और इसमें e एक इवेंट है, तो हम कहते हैं अगर x है नंबर ऑफ सक्सेस, यानी x ये बता रहा है कितनी बार इवेंट e हो रहा है n ट्रायल्स में, कितनी बार आपको सक्सेस हासिल हो रही है n ट्रायल्स में। जैसे मान लीजिए मेरा इवेंट e है डाई पे 3 का मल्टीपल आना, यानी 3 या 6 आना। अब डाई को मैंने 50 बार रोल किया, उसमें 10 बार 3 का मल्टीपल आया, तो x हो गया 10, नंबर ऑफ सक्सेस। जितनी बार आपको डिजायर्ड आउटकम मिलेगा टोटल ट्रायल्स में, उसको हम कह रहे हैं x। तो आप ये देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट e एग्जैक्टली r टाइम्स इन n ट्रायल्स। मैं कह रहा हूं मुझे r बार सक्सेस मिल रही है n ट्रायल्स के अंदर, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आप ये समझिएगा, NCR p की पावर r q की पावर n - r। यहां पे q क्या है, q इज एक्चुअली 1 - p। अब आप बात को समझिएगा, ये आया कैसे समझना। r सक्सेस, इसका मीनिंग समझिए, तब आपको रटना नहीं पड़ेगा, इन n ट्रायल्स। अब विच n ट्रायल्स इज नॉट गिवन, कौन से ट्रायल में 50 में 10 बार डिजायर्ड आउटकम आया, लेकिन कौन कौन सी बार आया ये तो बताया ही नहीं। तो देयरफॉर NCR यानी चूज R सक्सेसफुल ट्रायल्स आउट ऑफ n। n में से ये चुनिए कौन से R आपके सक्सेसफुल हैं, ठीक है, रेस्ट n - r फेलियर है। ठीक है, तो अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p है, तो आपको r बार सक्सेस मिली, तो p को r बार मल्टीप्लाई किया, इसीलिए p की पावर r। और फेलियर की प्रोबेबिलिटी q है, आपको फेलियर कितनी बार मिला, n - r बार, तो q की पावर चढ़ी n - r। तो ये NCR क्यों आया बेटा, NCR इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता n में से कौन से R ट्रायल मेरे सक्सेसफुल थे, उसके लिए मैंने लिखा NCR।
NCR। ये बात समझ में आ गई? मुझे बताइए ये बात समझ में आई? इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल का? n बार आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसमें r टाइम्स डिजायर्ड आउटकम मिल रहा है। कौन से r टाइम्स है उसकी पॉसिबिलिटी होगी NCR। कौन कौन से ट्रायल पे आपको डिजायर्ड आउटकम मिल रहा है? डिजायर्ड आउटकम की प्रोबेबिलिटी p, r बार मिला इसीलिए p की पावर r, और अनडिजायर्ड यानी फेलियर मिला n माइनस r बार इसीलिए q की पावर n माइनस r, इसीलिए q की पावर n माइनस r। समझे नमन भाई NCR का मतलब? ठीक है, तो अब यहां पे आप देखिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे ये बोलूं बेटा, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कम से कम k टाइम सक्सेस मिली, तो आपने ऐड कर ली प्रोबेबिलिटी k से n तक। ठीक है, एटलीस्ट k सक्सेस, आपको ये पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू n। भाई अगर आप 50 बार डाइस थ्रो कर रहे हो तो 50 ही बार डिजायर्ड आउटकम मैक्सिमम आ सकता है ना, ये थोड़ी कह रहे सकते हो 50 बार डाइस थ्रो किया सर 60 टाइम्स डिजायर्ड आउटकम मिल गया, ऐसा थोड़ी हो सकता है। इसीलिए आपने k से लेके n तक ऐड कर लिया। तो आपने क्या कह दिया, कितने सक्सेस k मिल जाए, k प्लस 1 मिल जाए, मिनिमम k है ना, ऐसे करके n सक्सेस मिल जाए, तो इस सब की प्रोबेबिलिटी ऐड करके ये आ गया। एट मोस्ट k का मतलब क्या है? ठीक है, मिनिमम सक्सेस आपकी 0 हो सकती है कि आपने 50 बार डाइस थ्रो किया, एक बार भी आपको डिजायर्ड आउटकम मिला नहीं, 0। तो यहां आपने 0 से k तक ऐड किया। तो इसे शॉर्ट नोट्स में डालने की जरूरत नहीं है, इसे लॉजिकली समझिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 50 बार डाइस थ्रो कर रहा हूं, कह रहा हूं कम से कम 15 बार डिजायर्ड आउटकम मिले, क्या प्रोबेबिलिटी है? आपने 15, 16, 17, 18 ऐसे करके 50 तक सम कर लिया। मैं कह रहा हूं मैक्सिमम 15 बार डिजायर्ड आउटकम मिले, तो आपने 0 से लेके 15 तक ऐड कर लिया। ठीक है, तो नेसेसरी कंडीशन होती है बाइनोमियल के कि नंबर ऑफ ट्रायल फाइनाइट होने चाहिए, हर ट्रायल इंडिपेंडेंट। जैसे डाइस को रोल कर रहे हो तो हर ट्रायल पे क्या आउटकम आ रहा है ये पिछले वाले रोल से इंडिपेंडेंट है। हर ट्रायल में दो ही पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, सक्सेस या फेलियर। तो इसका हर ट्रायल क्या है? बर्नौली रैंडम वेरिएबल। बाइनोमियल का एक एक ट्रायल बर्नौली रैंडम वेरिएबल है और सक्सेस फेलियर की प्रोबेबिलिटी फिक्स रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि फर्स्ट ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 2/6 है, अगले में प्रोबेबिलिटी 3/6 हो जाए, नहीं, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी एक ही रहनी चाहिए। अब इसका एवरेज जो आता है बेटा वो आता है आपका एनपी, इसका वेरिएंस आता है एनपीक्यू, क्यू माने 1 - p, तो वेरिएंस आता है एनपीक्यू विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो अगर आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर ऐड कर दें तो आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मिल जाएगी। बेसिकली मैं ये कह रहा हूं, ये देखिए, ये कल मैंने वेरिएंस का फॉर्मूला बताया था ना बेटा, ये कल मैंने वेरिएंस का फॉर्मूला बताया था। ये देखो ऐसे बन गया, मैं इसको दूसरी साइड ले गया। ठीक है, तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन आपका वेरिएंस से बड़ा होता है। ठीक है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हो, नहीं तो डिराइव करना तो मैंने आपको बता ही रखा है। चलिए ये देखिए, मीन एंड वेरिएंस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 12 and 4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर एंड नंबर ऑफ ट्रायल। बनाओगे? फॉर्मूला बेस्ड सवाल है।
देखो मीन है एनपी, वेरिएंस एनपीक्यू, तो रेशो लो, क्यू आ गया 1/3, तो पी हो गया 2/3। तो नंबर ऑफ ट्रायल हो गए 18। ठीक है, यही है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 2/3, फेलियर की 1/3, ट्रायल्स आर 18। बहुत बढ़िया। If on an average out of 10 ships, one ship is drowned, then what is the probability that out of 5 ships, at least 4 reach safely? 5 में से कम 4 शिप सेफली पहुंचेंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। ये जो एवरेज बता रहा है, यहां पे आप ये कह सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राउनिंग, मैं इसको Q कह देता हूं 0.1, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेफ P 0.9। समझे? तो उसने आपको डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी नहीं दी है सक्सेस फेलियर की, उसने इनडायरेक्टली दे दिया। तो मैं कह रहा हूं यार मेरे हिसाब से तो ड्राउनिंग को फेलियर मानना चाहिए। वैसे फर्क नहीं पड़ता आप किसको सक्सेस किसको फेलियर घोषित करते हो, बट फिर भी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए डूबने को फेलियर और तैर जाने को सक्सेस कह रहे हैं। चलो अब बताओ। साईराज कह रहे हैं 0.45, बाकी लोगों ने भी बनाया। तो देखो 5C4, यही हो सकता है ना, मिनिमम 5 बोला गया है। अब ये देखो 5C4 होता है 5, तो ये तो मेरे को भी कैलकुलेटर में डालना पड़ेगा भाई। पॉइंट 91854, 0.91854, तो ये आएगा भाई। समझे? क्लियर हुआ? यहां पे हम कह रहे हैं 4 पहुंच गए, 1 डूब गया। यहां कह रहे हैं 5 पहुंच गए, 1 भी नहीं डूबा, एटलीस्ट 4 बोला गया है। चलिए ये देखिए, नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम वन एट अ टाइम फ्रॉम द नंबर 0 से लेके 99 विद रिप्लेसमेंट, यानी जो भी नंबर निकालोगे उसे वापस डाल देना, अगली बार भी उस नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि जो नंबर आ गया वो रिपीट नहीं हो सकता, रिपीट हो सकता है। अब इवेंट E occurs if and only if product of the two digit of a selected number is 18. If 4 number are selected, find the probability that E occurs at least 3 times. बताइए। ये कह रहा है इवेंट E का मतलब है कि जो नंबर आपने उठाया उसकी डिजिट्स का प्रोडक्ट 18 है। बताइए। तो पहले ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। चलो भाई। देखो आपके डिजायर्ड नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं।
18, 81, 63, 36, बाकी 18, 92, 29, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 18 क्या होता है 2 इंटू 3 इंटू 3, 6 इंटू 3 कर सकते हो, 9 इंटू 2 कर सकते हो, 1 इंटू नहीं 18 थोड़ी आएगा, 81 और 18 डिजिट्स का प्रोडक्ट, यही दो तो बनेंगे। 4 नंबर 4/100.04, ठीक है 0.96, क्योंकि 100 नंबर है ना 0 से 99। अब एटलीस्ट 3 टाइम्स हो रहा है, 4 बार नंबर निकाला गया है, उसमें एटलीस्ट 3 टाइम्स ऐसा हो रहा है। टू 2.4832, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है इसकी, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है इसकी, ठीक है 2.4832 इंटू 10 की पावर -4। अब ये देखिए, अ मैन टेक्स अ स्टेप फॉरवर्ड विथ प्रोबेबिलिटी 0.4, बैकवर्ड विथ प्रोबेबिलिटी 0.6, find the probability that end of 11th step he is one step away from the starting point। 11 स्टेप के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट से एक कदम दूर है। नहीं, आर नंबर सिलेक्ट नहीं हुआ, आर बार डिजायर्ड आउटकम आना चाहिए सागर भाई। डिजायर्ड आउटकम क्या था, ऐसे नंबर चुनना जिनका प्रोडक्ट ऑफ डिजिट आ जाए 18। तो ऐसे 4 नंबर थे, तो ऐसा नंबर चुने जाने की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.04। अब हम कह रहे हैं हमने 4 बार नंबर चुना, हम चाहते हैं 3 बार ऐसा रिजल्ट मिले कम से कम जिसमें डिजिट्स का प्रोडक्ट 18 आए, यानी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0.04 है। आप चाहते हो 4 में से कम 3 ट्रायल में आपको सक्सेस मिले। आर इज नॉट द नंबर्स, नंबर तो 1 बाय 1 ही आप उठा रहे हो, हर बार एक नंबर उठाते हो, प्रोडक्ट करते हो, चेक कर लेते हो। सागर भाई विद रिप्लेसमेंट है ना, बार बार करके एक एक नंबर उठाओगे, बार बार आप एक एक नंबर उठा के देखोगे, उसमें से आप कह रहे हो 3 बार कम से कम ऐसा नंबर आपको मिला जिसमें डिजिट्स का प्रोडक्ट 18 आ रहा था, ठीक है। 100C4 का मतलब क्या है, एक साथ चारों नंबर उठाए। देखो इसने क्या बोला है, नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम वन एट अ टाइम विद रिप्लेसमेंट, एक बार में एक ही नंबर उठाना है, और विद रिप्लेसमेंट है यानी उठाने के बाद चेक करने के बाद उसको वापस डाल देना अगले ड्रॉ के लिए, ठीक है। जैसे एक बास्केट में 100 बॉल्स हैं, 100 पे नंबर लिखे हैं 0 से 99, आपने बॉल उठाई, नंबर चेक किया, वापस डाल दिया, फिर शफल किया, फिर उठाया। तो आप बार बार एक ही एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो। कितनी बार कर रहे हो, 4 बार कंडक्ट कर रहे हो, उसमें 3 बार आपको डिजायर्ड आउटकम मिल रहा है कम से कम, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब देखो यार, नेट मूवमेंट वो कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से सिर्फ एक कदम चल पाया है, इसकी 2 पॉसिबिलिटी होती हैं। 6 फॉरवर्ड, 11 कदम चला है ना टोटल, 5 बैक, या फिर 5 फॉरवर्ड। उसने ये तो नहीं बोला ना अहेड है, एक कदम आगे ऐसा नहीं बोला, एक कदम दूर है, एक कदम पीछे भी तो जा सकता था, एक कदम पीछे भी तो जा सकता था, ठीक है। अब 6 आगे 5 पीछे, अब फॉरवर्ड की प्रोबेबिलिटी है 0.4 और बैक की प्रोबेबिलिटी है 0.6। अब 11 में से कौन से 6 कदम आगे चला हमें नहीं पता, बाकी 5 कदम वो पीछे चला, या फिर 11 में से 5 कदम वो आगे चला और 6 कदम वो पीछे चला।
11C6 कितना आता है? 11C6 और 11C5 सेम ही होता है। ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना, NCR इज इक्वल टू NCN-R, ये दोनों बराबर होते हैं। सागर भाई बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल 4C3 का मतलब है 4 बार नंबर उठाया, उन 4 में से कौन से 3 बार ऐसे थे जिसमें डिजायर्ड आउटकम मिला। 4 ट्रायल्स हैं, 4 नंबर्स की तरह मत सोचो, 4 बार ट्राई किया, 4 बार बॉल ड्रॉ किया, उसमें से कौन सी 3 बार ड्रॉ करने पे आपको डिजायर्ड आउटकम मिला, यानी ऐसा नंबर मिला जिसकी डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन 18 था। ठीक है, 462 ये कॉमन आ गया। ये आ गया। ठीक है सागर भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? 100 में से डिजायर्ड आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी मैं पहले ही निकाल चुका हूं 0.04। अब तो बात है ट्रायल्स की। चलो ये देखो, आउट ऑफ 1000 फैमिली विथ 5 चिल्ड्रन ईच, हाउ मेनी वुड यू एक्सपेक्ट विल हैव एग्जैक्टली 2 बॉयज, आइदर 2 और 3 बॉयज, ऑल गर्ल्स। 1000 फैमिली हैं, सबके 5-5 बच्चे हैं। ठीक है, तो कितनी फैमिली में दो, कम एक्सपेक्टेशन बतानी है, कितनी फैमिली में एग्जैक्टली 2 लड़के होंगे बताइए। बनाओ भाई, फिर और भी रैंडम वेरिएबल देखने, एक ही नहीं देखना आज पूरी क्लास में। चलो मैं स्टार्ट करूं। किसी भी बच्चे के बेटा बॉय या गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है, करेक्ट। अब आप पहली सिचुएशन में कह रहे हैं कि एग्जैक्टली 2 लड़के होने चाहिए। ठीक है, तो 2 लड़के माने कि 3 लड़कियां। अब 5 में से कौन से 2 लड़के वो तो हमें नहीं पता ना, तो 5C2, 5C2 हो गया 10, 10/32 यानी 5/16। अब एक्सपेक्टेशन क्या होती है? NP, यही होती है ना एवरेज वैल्यू। तो 2 लड़के होने की प्रोबेबिलिटी 5/16 है और नंबर ऑफ फैमिली है 1000, तो 5000/16 312.5। ठीक है, अब ये कह रहा है 2 या फिर 3 लड़के, और बोला है ना, एंड तो बोल ही नहीं सकता। अब या तो 2 लड़के होंगे या तो 3, दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? तो ये 3 लड़कों में 5C3, 5C2 और 5C3 एक ही बात है, तो ये आएगा 10/16। एक्सपेक्टेशन NP 625। ठीक है, 625 आ जाएगी। ऑल गर्ल्स यानी एक भी लड़का नहीं,
1/32, 1000/32, 125/4 यानी 31.25। ये क्लियर हुआ? ये तो प्रोबेबिलिटी बता रहे हो बेटा, 0.3125 जो बता रहे हो ना, उसमें 1000 भी तो मल्टीप्लाई करो। एक्सपेक्टेशन पूछा है, हाउ मेनी फैमिलीज, 1000 में से ऐसी कितनी फैमिली होंगी जिसमें 2 लड़के हों। तो 2 लड़कों की प्रोबेबिलिटी 0.3125 है और उसको 1000 में n से मल्टीप्लाई करेंगे टू फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैल्यू। ठीक है। कंसीडर अ कंपनी, अगला देखिए, कंसीडर अ कंपनी दैट प्रोड्यूसेस बोल्ट्स विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट 0.01, 10-10 के पैकेट में बोल्ट बेचती हैं और रिप्लेसमेंट गारंटी करती हैं अगर ऑफर्स द रिप्लेसमेंट दैट एट मोस्ट वन ऑफ द 10 बोल्ट्स में बी डिफेक्टिव। ये कह रहा है कि गारंटी दे रही है कि हद से हद एक डिफेक्टिव निकलेगा, एक से ज्यादा निकला तो रिप्लेसमेंट दे देंगे। अब बताइए कितने पैकेट इनको रिप्लेस करने पड़ेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? इन्होंने क्या गारंटी दी? इन्होंने गारंटी दी कि इफ मोर देन 1 bolt are defective out of 10, रिप्लेसमेंट, तब रिप्लेसमेंट देंगे। ठीक है। अगर एक से अधिक डिफेक्टिव निकला तो बताओ कितने पैकेट ये रिप्लेस करेंगे। 1/3 की पावर, अरे 1/2 होगा यार वो। हाँ, 1/2 की पावर 3। ठीक है, चलो फटाफट बताओ। अब देखो, डिफेक्टिव अपने को काउंट करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी को मैं P कह देता हूं। नॉट डिफेक्टिव इसको मैंने Q कह दिया। ठीक है। अब 10 बोल्ट का पैकेट है। अब आपको यह पता लगाना है प्रोबेबिलिटी कि 10 में से एक से ज्यादा बोल्ट डिफेक्टिव है। ठीक है, 10 में से एक से ज्यादा बोल्ट डिफेक्टिव है। मोर देन 1 बोल्ट डिफेक्टिव। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर लो, 0 और 1 बोल्ट डिफेक्टिव। एक से ज्यादा हैं तो आप कह दो 0 या 1 डिफेक्टिव है, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। 10C0 डिफेक्टिव 0 है, नॉट डिफेक्टिव 10 है। 10C1 डिफेक्टिव 1, नॉट डिफेक्टिव 9। समझे? अब भाई आप 1 2 3 4 ऐसे सारे केस काउंट करो, उसके बदले 0 और 1 काउंट कर लो। बात समझ में आ रही है? मैं इतने सारे केस क्यों काउंट करूं? तो ये आया 4.266 इंटू 10 की पावर -3। तो परसेंटेज ऑफ पैकेट रिप्लेस्ड, प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करके। ये क्लियर हुआ? अगर आपको रिप्लेस करना है, देखो उन्होंने इतना बोल दिया एक से ज्यादा डिफेक्टिव होगा नहीं, तो रिप्लेसमेंट कब करेंगे? जब उनका क्लेम वॉयलेट होगा, यानी एक से अधिक डिफेक्टिव मिलेगा। अब ये देखिए, अ सेट कंसिस्ट ऑफ 2n एलिमेंट्स। हाँ, 0 और 1 डिफेक्टिव लेना होगा सागर भाई, नॉन डिफेक्टिव पे रिप्लेसमेंट थोड़ी दे दोगे। या ऐसा, हाँ अगर ऐसे प्रोबेबिलिटी निकालते हो, सही कह रहे हो, ऐसे भी कर सकते हो कि सर 0 या 1 नॉन डिफेक्टिव हो। आप ऐसा भी कह सकते हो, ये भी कह सकते थे कि 0 नॉन डिफेक्टिव, 10 के 10 डिफेक्टिव। ठीक है,
लेकिन एक से ज्यादा डिफेक्टिव होने चाहिए। नहीं यार ये तो गलत हो जाएगा ना, एक से ज्यादा डिफेक्टिव होने चाहिए, यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे केस लेने पड़ेंगे डिफेक्टिव वाले। ठीक है, सारे केस लेने पड़ेंगे डिफेक्टिव वाले। नमन भाई किसी को भी पी और क्यू मानो, डज नॉट मैटर, बस ध्यान रखना कौन से वाला डिफेक्टिव ले रहे हो और कौन से वाला नॉट डिफेक्टिव ले रहे हो, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मैंने ये बोला कि एक से अधिक डिफेक्टिव होने चाहिए, यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 0 या 1 डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दी। डिफेक्टिव 0.01 था, उसकी पावर 0 या 1 चढ़ेगा, और नॉट डिफेक्टिव 10 और 9 है तो उसकी पावर 10 या 9 चढ़ेगा। पीक्यू में सेम फर्क मत करो, पीक्यू में दिक्कत मत लो। ठीक है, आप डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव पे ही रहो। हाँ आंसर सेम नहीं आएगा, जो लॉजिक दे रहे हैं सागर भाई गलत दे रहे हैं। सागर भाई कह रहे हैं 0 नॉट डिफेक्टिव यानी 10 के 10 डिफेक्टिव, या 1 नॉट डिफेक्टिव यानी नॉट डिफेक्टिव, तो इन्होंने 2 ही केस लिए, जबकि 2 डिफेक्टिव 3 डिफेक्टिव 4 डिफेक्टिव भी आपके केसेस बनेंगे। सागर भाई मैंने 1 में से सब्ट्रैक्ट की है ना प्रोबेबिलिटी, मैंने बोला एक से अधिक डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस 1 या 1 से कम डिफेक्टिव। मैंने 1 में से सब्ट्रैक्ट किया, एक से ज्यादा डिफेक्टिव निकालने थे तो 1 माइनस 1 या 1 से कम डिफेक्टिव। ठीक है, चलो एक सेट में 2n एलिमेंट्स हैं, एक अनबायस कॉइन को टॉस कर रहे हैं करेस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट, यानी 2n एलिमेंट है तो कितनी बार टॉस करोगे, 2n टाइम्स। एलिमेंट इज चोजन इफ करेस्पॉन्डिंग कॉइन टॉस इज हेड, अदरवाइज रिजेक्टेड। हेड आया तो उस एलिमेंट को चुन लेना, टेल आया तो रिजेक्ट कर देना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली n एलिमेंट्स आर सिलेक्टेड गिवन दैट 2n कॉइन टॉसेस आर इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन को घुमाया लेकिन है बहुत सीधा। एटलीस्ट 2 है ना सागर सृजन भाई, तो 10c3 क्यों नहीं ले रहे, फिर 10c4 क्यों नहीं ले रहे, 10c5 क्यों नहीं ले रहे? आप जो केस ले रहे हो वो एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव का है, एटलीस्ट 2 नहीं हुआ ये। 10c2 का मतलब 10 में से 2 डिफेक्टिव हैं। ठीक है, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 वो केस कहां गए? बात समझ में आई? यही तो कह रहा हूं, 2 से लेके 10 तक ऐड करना पड़ेगा, उसके बदले 0 और 1 का केस ऐड कर लो और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, ज्यादा इजी है ना मेरे भाई। सागर भाई ऑडियो पे आओ आप, तब आपका डाउट समझेंगे। अब इतना स्पष्ट रूप से समझाने के बाद डाउट क्या है? अब आप ये देखिए, n एलिमेंट सिलेक्ट हुए, इसका मतलब है n हेड आपको मिले, हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ और टेल की प्रोबेबिलिटी भी हाफ। तो n हेड है तो n टेल होंगे। खत्म, ये बनेगा। अब देखो बायनोमियल रैंडम वेरिएबल में अगर किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं अगला रैंडम वेरिएबल स्टार्ट करता हूं, पॉइजन रैंडम वेरिएबल। किसी को भी डाउट है तो रेज हैंड करके एक बार डाउट क्लियर कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो फटाफट आ जाओ, अगर किसी का कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो मैं अगले रैंडम वेरिएबल पे चलता हूं, दैट इज पॉइजन रैंडम वेरिएबल। चलें फिर आगे। चलिए, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ये बाइनोमियल का भी लिमिटिंग केस है। यहां पे नंबर ऑफ ट्रायल्स की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, नहीं और सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे अलीशा, यहां नंबर ऑफ ट्रायल्स की कोई लिमिट नहीं होती, नंबर ऑफ ट्रायल बहुत लार्ज होते हैं, n टेंडिंग टू इंफिनिटी।
और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी टेंडिंग टू जीरो होती है। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी टेंडिंग टू जीरो होती है, बट n इंटू पी जो एवरेज है, जो एक्सपेक्टेशन है, वो लैम्डा आती है, विच इज अ फाइनाइट क्वांटिटी। तो लैम्डा इज द पैरामीटर ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो जब मैं आपसे कहूं x इक्वल टू आर, यानी r टाइम आपको सक्सेस मिली, तो पॉइजन इसको डिफाइन करता है e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r बाय r फैक्टोरियल। e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r बाय r फैक्टोरियल। ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहती है अगर नंबर ऑफ ट्रायल पे कोई लिमिट ना लगाई जाए और हर ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी टेंडिंग टू जीरो रहे। सेवेंथ एक बार रिपीट कर दूं, देखो ये कह रहा है 2n एलिमेंट से, मान लो विनीत भाई आपके पास 20 खिलाड़ी हैं, ठीक है, आप हर खिलाड़ी के लिए टॉस करते हो, कहते हो अगर हेड आया तो मैं तुझे टीम में लूंगा और टेल आया तो तू बाहर बैठना। अब ये कह रहा है कि टॉस में हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है, हर टॉस आपका इंडिपेंडेंट है क्योंकि कॉइन अनबायस्ड है ना, तो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी बराबर हाफ हाफ, और कॉइन टॉस इज इंडिपेंडेंट है, माने कि एक टॉस का अगले टॉस से कोई लेना देना नहीं है। ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताइए 20 में से 10 खिलाड़ी सिलेक्ट हुए। अब 10 खिलाड़ी सिलेक्ट हुए माने 10 खिलाड़ियों के लिए हेड आया। अब कौन से 10 खिलाड़ी, तो 20C10, 10 खिलाड़ियों के लिए हेड आया तो हाफ की पावर 10, बाकी 10 के लिए टेल आया हाफ की पावर 10, ठीक है, टेल की प्रोबेबिलिटी भी हाफ थी। n एलिमेंट सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी क्या? क्यों हाफ होगी? एक्सपेक्टेशन माने एवरेज ही होता है, मानते नहीं है, एक्सपेक्टेशन का मतलब एवरेज ही होता है। कल ही तो प्रीतम भाई समझाया था एक्सपेक्टेशन का मतलब, जब गैम्बलिंग का एग्जांपल लिया था, बताया नहीं था एक्सपेक्टेशन क्या था, एवरेज था। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका रिकरेंस फॉर्मूला, अगर आप पी आर प्लस वन निकालें तो यहां पे आर की जगह आर प्लस वन डालो, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर प्लस वन बाय आर प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है। आर प्लस वन फैक्टोरियल को लिखते हैं आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का यही तरीका होता है, आर प्लस वन फैक्टोरियल माने आर प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय आर फैक्टोरियल। अब यहां पे लैम्डा की पावर आर प्लस वन था ना, तो एक लैम्डा अलग कर लो, लैम्डा की पावर आर अलग, आर फैक्टोरियल अलग। ये क्या है? ये है आर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, आर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। तो यहां पे पी आर प्लस वन इज लैम्डा बाय आर प्लस वन पी आर। रिकर्शन फॉर्मूला या रिकरेंस फॉर्मूला का मतलब होता है पिछली टर्म के टर्म्स में अगली टर्म बताई जाए, पिछली वैल्यू के हिसाब से अगली वैल्यू बताई जाए, उसे रिकर्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं अगली वैल्यू पिछली से 2 ज्यादा है, तो मैंने वैल्यू नहीं बताई, मैंने नेक्स्ट वैल्यू बताई इन टर्म्स ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस बराबर होता है लैम्डा के। यहां मीन और वेरिएंस बराबर है, बाइनोमियल में मीन आपका वेरिएंस से ज्यादा था। अब अगर दो इंडिपेंडेंट पॉइजन रैंडम वेरिएबल हैं जिनका पैरामीटर है लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू, तो x प्लस वाई भी पॉइजन होगा, उसका पैरामीटर होगा लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू, लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू, ठीक है। अब एक्सपेक्टेशन जो अभी प्रीतम भाई पूछ रहे हैं, एक एग्जांपल से समझा देता हूं एक्सपेक्टेशन बेटा। अगर मान लीजिए कि P एक प्रोबेबिलिटी है कि बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है, उसमें सक्सेसफुल होता है। P क्या प्रोबेबिलिटी है कि बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है और उसमें सक्सेसफुल होता है, और M कितना पैसा है, सक्सेस होने पे कितना पैसा कमाएगा। देखिए P क्या है, P इज द प्रोबेबिलिटी कि बंदे ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, वो बिजनेस चला, और M है बिजनेस चलने पे कितना पैसा मिला। तो आप कहोगे ऑन एन एवरेज वो कितना पैसा कमाएगा, दैट इज MP, उसे कहते हैं एक्सपेक्टेशन। तो अगर मान लीजिए मुझे पता है कि एक बिजनेस चलने पे मान लीजिए मैं 1 करोड़ रुपया कमा सकता हूं, मैंने 10 बिजनेस डाले, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मान लो 30% है, तो मैं कहूंगा 3 करोड़ तो कहीं नहीं गया अपना, क्योंकि अगर 3 बिजनेस भी 10 में से सक्सेसफुल हो रहे हैं और हर सक्सेसफुल बिजनेस 1 करोड़ रुपया लाके देता है, तो 3 करोड़ हो गया। तो उसे हम एक्सपेक्टेशन कहते हैं या एवरेज कहते हैं।
बेटा लैम्डा होता है एवरेज, जो आपका बाइनोमियल के लिए एनपी होता था नमन भाई, एन यहां पे इंफिनिटी है, पी जीरो है, तो जीरो इंटू इंफिनिटी की एक फाइनाइट लिमिट आ रही है, दैट इज लैम्डा। ठीक है, अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल देखो। एक दिन में हाईवे पे कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसका कोई अपर लिमिट तो होगा नहीं, या हाईवे से कितने व्हीकल गुजर रहे हैं, इसका कोई अपर लिमिट तो होगा नहीं, तो ये रैंडम वेरिएबल पॉइजन है। पॉइजन रैंडम वेरिएबल का आउटकम बस एक इंटीजर होता है, 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। तो पॉइजन रैंडम वेरिएबल का जो आउटकम होता है ना, वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। तो जैसे एक दिन में रोड पे कितने हाईवे पे एक्सीडेंट हुए, एक मंथ में कितने कस्टमर शॉप पे आए, एक डिजीज के कारण एक साल में कितनी डेथ हुई, एक दिन में कितने चालान किए गए सड़क पे, एक घंटे में फ्लाइट कितनी लैंड हो रही है रनवे पे, एक पेज पे कितने मिसप्रिंट हैं, या ग्रुप ऑफ पेजेस पे 10 पेज 20 पेज पे कितने मिसप्रिंट हैं, कितने लोग हैं जो 100 की उम्र तक सरवाइव करेंगे, एक दिन में कितने रॉन्ग टेलीफोन नंबर डायल हो रहे हैं, कितने पैकेट डॉग बिस्किट के एक स्टोर से एक दिन में सेल हो रहे हैं। ठीक है, कितने कस्टमर एक पोस्ट ऑफिस में डेली आते हैं, कितने अल्फा पार्टिकल किसी रेडियो एक्टिव सोर्स से एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में निकलते हैं। तो आप फील कीजिए पहले पॉइजन रैंडम वेरिएबल कहां यूज करना है, जहां पे नंबर ऑफ ट्रायल्स की लिमिट फाइनाइट नहीं है, आउटकम कितने भी हो सकते हैं, बट आउटकम विल ऑलवेज बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, जीरो या जीरो के आगे के इंटीजर्स हो सकते हैं, और कोई आउटकम यहां पे पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, यहां पे आउटकम सिर्फ इंटीजर होगा और कितना भी अपर बाउंड उसका हो सकता है। ठीक है, हर इवेंट इंडिपेंडेंट होगा। अरे हर इवेंट इंडिपेंडेंट है सागर भाई, यहां पे सृजन भाई हमने ये बोला आर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और R+1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी का क्या रिलेशन है। हम ये नहीं कह रहे कि R+1 वाला सक्सेस ही होगा, आर सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी आई और R+1 की जो आई, उन दोनों के बीच का मैथमेटिकल रिलेशन हमने डिराइव किया है। वो तो बायनोमियल में भी हो जाएगा, दोनों का रेशो ले लेना, कुछ ना कुछ तो रेशो निकल के आएगा ही ना, आर सक्सेस और R+1 सक्सेस का रेशो ले लेना। ठीक है, अब ये देखो, वायरलेस सेट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं 25 सोल्डर जॉइंट लगा के, ऑन एन एवरेज 1 जॉइंट इन 500 इज डिफेक्टिव। तो ये एवरेज दे दिया, कितना डिफेक्टिव है, 1 in 500। ठीक है, तो ये P है डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी। फाइंड द नंबर ऑफ वायरलेस सेट टू बी फ्री फ्रॉम डिफेक्टिव जॉइंट। 10,000 कंसाइनमेंट का सेट है, 10,000 कंसाइनमेंट है, ये n हो गया, तो लैम्डा होता है NP, तो 500 में कितना हुआ ये 20। ठीक है, ऑन एन एवरेज नहीं, एक सेकेंड, 25 जॉइंट थे ना आपके पास, रुको 25 जॉइंट थे और 500 में एक जॉइंट आपका डिफेक्टिव होता है, तो ये कितना हुआ 25/500 1/20। ये क्या हुआ, एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्टिव जॉइंट इन अ वायरलेस सेट। एक वायरलेस सेट में 25 जॉइंट हैं और उसमें डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 1/500 है, तो एक वायरलेस सेट में कितने डिफेक्टिव जॉइंट हो सकते हैं, 1/20। अब ये बताना है कितने वायरलेस सेट फ्री होंगे डिफेक्टिव जॉइंट से, कितने वायरलेस सेट ऐसे होंगे जिनमें डिफेक्टिव जॉइंट ना जाए आपका। ठीक है, जिनमें डिफेक्टिव जॉइंट आपका ना जाए, ये आपको बताना है। ठीक है, तो डिफेक्टिव जॉइंट ना आने की प्रोबेबिलिटी 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो इन 10,000 सेट नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव सेट, नॉन डिफेक्टिव की e की पावर -1/20 है, तो इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो।
एक सेट नॉन डिफेक्टिव हो उसकी प्रोबेबिलिटी ई की पावर -1/20 है, इसे 10,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9512.29। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहां तो बायनोमियल भी यूज कर सकते थे, ट्रायल इनफाइनाइट तो है नहीं, ट्रायल इनफाइनाइट तो है नहीं, ठीक बात है। अगर इसी क्वेश्चन को आप बायनोमियल से बनाने जाते तो आप कहते डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 1/500 और नॉन डिफेक्टिव 499/500। अब नो डिफेक्ट 25 में एक भी डिफेक्ट ना हो, ये बनेगा, ठीक है। नंबर ऑफ सेट (25C0) जो होता है ना वो भी बेटा 1 ही होता है, और 1/500 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 1 आता है। तो 10,000 इंटू 499/500 की पावर 25, 9511.8। तो आप देख सकते हो जब आपका n लार्ज होता है तो ये दोनों आंसर बहुत क्लोज आते हैं, ठीक है। n लार्ज है ना और p आपका स्मॉल है, तो बायनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाता है? पॉइजन में। ये बात क्लियर हुई, दोनों से आंसर अप्रोक्सीमेटली सेम आने लगता है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। n बेटा p के मुकाबले बहुत ज्यादा है करण भाई, n इंटू पी आपका एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, तो या तो आप p बहुत छोटा करते जाइए, और वैसे अगर यहां सोचोगे ना तो 10,000 सेट की वजह से n आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, एक सर्टेन एयरपोर्ट पे ऑन एन एवरेज 4 एयरक्राफ्ट हर घंटे में आते हैं। अब प्रोबेबिलिटी बताइए कि 2 घंटे में कोई एयरक्राफ्ट नहीं आया। 20 में से 25 जॉइंट है हर एक में, ठीक है। अब आपको ये कह रहा है कि फ्री है वायरलेस सेट, 10,000 सेट में कितने सेट ऐसे हैं जिनमें कोई सोल्डर गलत नहीं हुआ, यानी कि 0 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, 0 डिफेक्ट, ठीक है। और अगर आप लैम्डा कह रहे हो 1/20 आ रहा है, उसका ये मतलब है एक सेट में एक 1/20 प्रोबेबिलिटी है, या 1/20 जॉइंट डिफेक्टिव होते हैं, यानी 20 सेट में एक जॉइंट डिफेक्टिव होता है, वो एक सेट की प्रोबेबिलिटी है 1/20, यानी 20 सेट में एक जॉइंट गड़बड़ होता है, ठीक है। चलो साइराज कह रहे हैं 0.0183, देखें 1 आवर, देखो जब आपको 2 घंटे दिए हैं ना, तो आप 2 घंटे का ही एवरेज लें, 2 घंटे में कितने एयरक्राफ्ट लैंड कराओगे? 8, ठीक है। तो ये लैम्डा हो गया। अब कह रहा है 2 घंटे में एक भी एयरक्राफ्ट नहीं आया, ई की पावर -8, ठीक है। एवरेज 2 घंटे का ही लेना, 1 घंटे का मत ले लेना। चलो अब ये देखो, ए एंड बी थ्रो विद 1 डाई फॉर अ स्टेक ऑफ 11 रुपए विच हैज टू बी वॉन बाय द प्लेयर हु फर्स्ट थ्रो 6। इफ ए हैज द फर्स्ट थ्रो, व्हाट आर देयर रिस्पेक्टिव एक्सपेक्टेशन? ए पहली बार थ्रो कर रहा है, जीतेगा 11 रुपए वो जो कि पहली बार 6 लेके आएगा, और जैसे ही पहली बार 6 आएगा मतलब कंपटीशन खत्म, एक बंदा जीत गया, एक बंदा वहां पे आपका जीत गया, ठीक है।
देखें, देखो ए कब जीतेगा, ए कब जीतेगा, पहली बार में ही जीत जाए, ठीक है, बट पहली बार में अगर ए का 6 नहीं आया तो फिर बी का भी 6 नहीं आना चाहिए, तब तीसरी बारी ए की होगी, उसमें 6 आ जाए। या फिर पहली बार में 6 नहीं आया, दूसरा टर्न था बी का, उसका भी 6 नहीं आया, तीसरा फिर से ए का था, उसका भी 6 नहीं आया, चौथा बी का था, उसका भी 6 नहीं आया, पांचवें में ए का 6 आ जाए। ऐसे केसेस बनेंगे ना, ये फर्स्ट थ्रो में जीत सकता है, ये थर्ड में जीत सकता है, ये फिफ्थ में, बट इससे पहले बी का 6 नहीं आना चाहिए। जैसे देखो ए का 6 आया, ए का 6 नहीं आया, बी का 6 नहीं आया, फिर ए का 6 आ गया, या फिर ए का 6 नहीं आया, बी का भी 6 नहीं आया, ए का भी 6 नहीं आया, बी का भी 6 नहीं आया, फिर ए का 6 आ गया। तो अब अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग कितना होगा, ये सारे केसेस ऐड कर लेंगे। ये हुआ, पच्चीस बाय 36, 11 बाय 36, 6 बाय 11, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग, सीधे सीधे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 में से कोई एक तो जीतेगा ही। तो ए कितने पैसे जीतना एक्सपेक्ट कर सकता है ऑन एन एवरेज, प्रोबेबिलिटी है 6 बाय 11, दांव पे लगे हैं 11 रुपए, तो ये 6 रुपए जीत सकता है। और बी की प्रोबेबिलिटी है 5 बाय 11, दांव पे लगे हैं 11 रुपए, तो ये 5 रुपए जीतना एक्सपेक्ट कर सकता है। तो मैंने ए और बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली और उसमें अमाउंट मल्टीप्लाई कर दिया, दैट विल गिव मी द अमाउंट दैट दे कैन विन। 6 बाय 11, 5 बाय 11 होगा श्रीवत्सा, 5 बाय 31 नहीं। अगला देखो, एन ऑब्जर्वर काउंट 900 व्हीकल पर आवर ऑन अ सर्टेन हाईवे लोकेशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो व्हीकल विल अराइव इन अ सेकेंड टाइम इंटरवल। 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल में कोई व्हीकल नहीं आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। 1 घंटे में आपके 900 व्हीकल आते हैं, तो 1 सेकेंड में नहीं आएगा, ना आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। चलो भाई, कम ऑन एवरीबॉडी। देखें भाई, ये पर आवर है, ये पर सेकंड है। एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, अब कोई व्हीकल ना आए 1 सेकंड में, मेरे भाइयों आप जो है ना स्केल करना सीखो पहले लैम्डा को, e की पावर -1/4, ठीक है, e की पावर -1/4। आप लोग जो आंसर दे रहे हो ना, आप लोग बता रहे हो 1 घंटे में कोई व्हीकल नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 घंटे में ना आने की। अ ट्रैफिक ऑफिस imposes on an average 5 number of penalty per day on traffic violation, probability that it will impose fewer than 3 penalty on a particular day।
3 से कम पेनल्टी लगेंगी एक दिन में, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। ऑन एन एवरेज 5 चालान काटता है एक ट्रैफिक ऑफिस। तो देखो लैम्डा है 5, फ्यूअर देन 3, तो 0, 1 या फिर 2 पेनल्टी लग सकती हैं। ठीक है, 6 प्लस 12.5 18.5 इंटू ई की पावर -5, 0.12465, 0.12465, फ्यूअर देन 3 बोला ना, यानी 3 से कम। 3 से कम तो 0, 1 और 2 ही हो सकता है। ठीक है, 0, 1 और 2। अ कार हायरिंग फर्म हैज 2 कार्स विच इट हायर्स आउट डे बाय डे, मतलब रेंटल कार है तो 2 गाड़ियां इनके पास जो कि हर रोज ये रेंट पे देते हैं। नंबर ऑफ डिमांड फॉर अ कार फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 1.5। तो आपको ये बताना है नंबर ऑफ डेज वेयर। ठीक है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। कार इज नॉट यूज्ड, एक साल में ऐसे कितने दिन है जिसमें कार यूज नहीं हुई। सम डिमांड्स आर रिफ्यूज्ड, उन्हें कुछ डिमांड्स को मना करना पड़ा। आपको ये जो मीन दिया है ना, ये लैम्डा दे दिया है, लैम्डा 1.5 है। अब ये लोग डिमांड को मना क्यों कर रहे होंगे बेटा, ये डिमांड को मना क्यों कर रहे होंगे? वो तब मना करेंगे जब डिमांड एक दिन में 2 से ज्यादा आएंगी, समझे? अगर 2 से ज्यादा डिमांड आती हैं तब मना करेंगे ना, क्योंकि गाड़ियां तो 2 ही हैं, तो 2 से ज्यादा बुकिंग कैसे ले सकते हैं। तो एक साल में ऐसे कितने दिन जिसमें गाड़ी यूज नहीं हुई, यानी कि उस दिन की रिक्वेस्ट ही नहीं आई, या फिर डिमांड आई तो 2 से अधिक आई। अब ये देखो कोई डिमांड नहीं आई, इसकी प्रोबेबिलिटी है e की पावर -1.5। अब ये तो एक दिन में डिमांड ना आने की प्रोबेबिलिटी हुई, एक साल में ऐसे 365 डेज हैं, तो कितने दिन ऐसे बीतेंगे जिनमें कि कोई डिमांड नहीं आएगी। ये एक दिन की प्रोबेबिलिटी है ना। अब दूसरा कि x 2 से ज्यादा डिमांड है, 2 तक तो ये सप्लाई कर सकते हैं, 2 से ज्यादा आए, ठीक है, 2 से ज्यादा यानी कि 3 या 3 से अधिक। आप इसको ऐसे कर लो ना,
अब इंफिनिटी तक गिनती तो कर नहीं सकते भाई, 3 से अधिक कितना, 4 5 6 7 8, कहां तक जाओगे? तो आप कह दो 0 1 या 2 डिमांड आती तो मीट कर देते, उसके अलावा की प्रोबेबिलिटी निकालो। लॉजिक समझ रहे हो? 0 1 या 2 डिमांड तो मीट हो ही जाती ना बेटा, 2 से ज्यादा में ही तो दिक्कत है, तो यहां पे थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। वन प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय 2। .1911। 69.77। ठीक है, 69.77। बात क्लियर हो गई? चलिए, इफ 20% मैनेजर आर टेक्नोक्रेट, टेक्नोक्रेट वो लोग होते हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम कमिटी ऑफ 5 मैनेजर कंटेन एग्जैक्टली 2 टेक्नोक्रेट, 5 में से एग्जैक्टली 2 लोग टेक्नोक्रेट होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। अब यहां पे कौन सा रैंडम वेरिएबल लगाएं, बायनोमियल या फिर पॉइजन? बताओ यहां पे क्या लगाना चाहिए, बायनोमियल या पॉइजन? आप लोगों को क्या लगता है? यहां पे लगेगा बायनोमियल, क्योंकि 5 ही मैनेजर है ना बेटा। एन फाइनाइट है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेक्नोक्रेट 0.2, तो टेक्नोक्रेट ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.8। अब आपको 2 टेक्नोक्रेट चाहिए, यानी 3 नहीं होने चाहिए। 5C2 होता है 10, .2048। ठीक है, तो यहां बायनोमियल लगना चाहिए। चलो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव पीस बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज 0.01। आउट ऑफ 5 सक्सेसिव पीसेस एक ही डिफेक्टिव आए, इसकी प्रोबेबिलिटी। 5 में से कोई एक डिफेक्टिव निकले, बताओ। डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 0.01 है, 5 पीसेस आपने मैन्युफैक्चर किए, उसमें कोई एक डिफेक्टिव हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी। डी। अब यहां पे भी ऐसे ही करोगे ना बेटा, एक डिफेक्टिव है तो 4 आपके नॉन डिफेक्टिव होंगे, आंसर विल बी डी। ठीक है, ये भी बायनोमियल का सवाल है, बहुत बढ़िया। अगला होता है बेटा ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल। अब मान लीजिए इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं, हर एक की प्रोबेबिलिटी P है सक्सेस की,
और हम ट्रायल्स को तब तक परफॉर्म करते हैं जब तक सक्सेस ना आ जाए। अब कितने ट्रायल्स रिक्वायर्ड हैं, आपको n ट्रायल लगेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस पी की पावर n माइनस 1 इंटू पी। इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब ये है बेटा, जैसे अभी आप लोग वो गेम का देखे थे ना एग्जाम्पल, जहां ए और बी डाइस थ्रो कर रहे थे, 11 रुपए दाव पे लगाए थे उन्होंने, इतनी बड़ी राशि। तो वहां पे क्या सीन था कि आप तब तक खेलते रहोगे जब तक कि कोई एक ना जीत जाए। ऐसे यहां पे आप तब तक रैंडमली एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते रहेंगे जब तक कि आपका सक्सेस ना हो जाए। अब सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है पी। तो आप कह रहे हो nth टाइम में या nth बार में आपको जाके सक्सेस मिली, तो पिछले n-1 ट्रायल्स में क्या मिला होगा, फेलियर, तब nth में जाके आपको सक्सेस मिली होगी। तो यहां पे आप क्या कहना चाह रहे हो कि n-1 ट्रायल्स फेलियर और nth ट्रायल इज सक्सेस। अब यहां पे क्या मीनिंग है, इसका मतलब है सक्सेस इज अचीव्ड एट लीस्ट आफ्टर के ट्रायल्स। कम से कम के ट्रायल के बाद सक्सेस आपको मिल रही है, यानी कि k-1 ट्रायल्स फेलियर में गए होंगे। तो इसीलिए k-1 पावर आपने रेज कर दी 1 माइनस पी की, और इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, एवरेज ट्रायल्स टू अचीव सक्सेस, वो आता है 1 बाय पी। ठीक है, 1 बाय पी। अब जैसे एक एग्जांपल ही ले लो, मैं एक सिक्का तब तक उछालता रहूंगा जब तक मेरा हेड ना आ जाए। तो मैं कह रहा हूं 5वें टॉस पे हेड आया, तो पहले 4 टॉस पे क्या आएगा, टेल, और तब 5वें पे हेड आया होगा। मैं कह रहा हूं एक डाइस को तब तक रोल करते रहो जब तक 6 ना आ जाए। अगर 10वीं बार में 6 आ रहा है तो पिछली 9 बार में क्या आया होगा, कोई नंबर आया होगा 6 से अलग, तब 10th टाइम पे आपका 6 आया होगा। तो 6 से अलग आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 की पावर 9 इंटू 1/6। चमका भाई, जैसे ही सक्सेस मिलेगा एक्सपेरिमेंट रुक जाएगा। तो जब तक सक्सेस नहीं मिल रहा, अगर nth में सक्सेस है तो पिछली n-1 टाइम्स में फेलियर ही रहेगा। ओके, अब ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है बेटा, दैट इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको आप लिखते हो लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स। एक्स वेरी करता है 0 से इंफिनिटी। क्योंकि आप 0 के आगे ले रहे हो, सिग्नल की टर्म्स में देखें तो आप इसे यूनिट स्टेप से भी दिखा सकते हो। क्या दिखा सकते हो, यूनिट स्टेप, क्योंकि ये सिर्फ 0 के आगे है। इसका एक्सपेक्टेशन होता है 1 बाय लैम्डा, वेरिएंस होता है 1 बाय लैम्डा का स्क्वायर, और वेरिएंस से आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल सकते हो, विच इज 2 बाय लैम्डा स्क्वायर। जैसे एक हॉस्पिटल में कितने पेशेंट आते हैं वो आपका पॉइजन रैंडम वेरिएबल है, बट एक पेशेंट को कितना टाइम वेट करना पड़ता है वो एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल के टर्म्स में देखा जाता है। वैसे देखो, अगर कहीं पे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है या एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल है तो क्वेश्चन में मेंशन कर देगा दैट दिस डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज एक्सपोनेंशियल। ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल है, ऐसा वो लिख के दे देगा, आपको खुद से नहीं सोचना पड़ेगा। अब ये देखिए, एवरेज लेंथ ऑफ द फोन कॉल फॉलोज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एट पब्लिक टेलीफोन बूथ। एवरेज उसका है 10 मिनट। ओके, इफ समवन अराइव्स इमीडिएटली अहेड ऑफ यू, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपको 10 से 20 मिनट वेट करना पड़ेगा। अब एवरेज इज 1 बाय लैम्डा, तो 0.1। ठीक है, अब आप क्या कह रहे हैं, आपका वेटिंग टाइम 10 से 20 हो, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी के लिए आप 10 से 20 इंटीग्रेट करें,
लैम्डा से लैम्डा कटेगा और माइनस की वजह से ना पहले लोअर लिमिट फिर अपर लिमिट। अब लैम्डा 0.1 है, ये देखो। कंटिन्यूअस में प्रोबेबिलिटी कैसे आती है, इंटीग्रेट करके आती है ना। कल मैंने बताया था पीडीएफ के इंटीग्रेशन से प्रोबेबिलिटी मिलती है 0.2325, 0.2325। ये बात क्लियर हुई। तो यहां पे एवरेज 1/λ है, जैसे पॉइजन में एवरेज लैम्डा होता है, यहां 1/λ। अब ऐसे ही देखो, लाइफ ऑफ अ बल्ब इज अ रैंडम वेरिएबल विद एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसने लैम्डा की जगह अल्फा कर दिया। प्रोबेबिलिटी कि इसकी वैल्यू 100 से 200 घंटे आएगी। इसकी लाइफ 100 से 200 घंटे के बीच लाई करेगी। फटाफट प्रोबेबिलिटी बता दो यार, फटाफट प्रोबेबिलिटी बता दो। जल्दी से बोलो, क्या करोगे? अल्फा से अल्फा कटा, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया है। ए आ जाएगा। ओके, तो दैट्स इट बच्चों। आगे आप लोगों का असाइनमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग 6 PM स्टार्ट करेंगे, उसमें मैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल ही कराऊंगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मेनली इन दो डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड हम ज्यादा काम करेंगे। तो अगले लेक्चर में कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।